नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी जिसको हम कॉमन भाषा में डायबिटीज़ के ही नाम से जानते हैं या आम लोग शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस? एक्चुअली डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपके ब्लड में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है या जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। उसकी एक नॉर्मल एक रेंज होती है हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज कितना होना चाहिए, और जब ये उस नॉर्मल लेवल्स के से ज़्यादा होने लग जाए तो हम कहेंगे कि पेशेंट डायबिटिक हो गया है या उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल है क्या, कहाँ से आता है? हम जब भी कुछ खाते हैं पीते हैं जिसमें हमें कुछ भी कैलोरीज मिलती हैं, वो हमारा भोजन ब्लड में जब इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होके जब वो ब्लड में जाता है तो वो कुछ कैलोरीज प्रदान करता है। यानी जितना भी कुछ हम खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों या फैट हो, वो इवेंचुअली उसमें से जितना भी शुगर, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज है वो सारा कुछ ग्लूकोज में कन्वर्ट होके और वो हमारे ब्लड में घुलता है। ये जो ग्लूकोज है ये एक्चुअली हमारे जो बॉडी के सारे फंक्शंस हैं, सेल्स हैं, उनको एनर्जी देने का काम करता है। तो हम जितना भी कुछ खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ब्लड में जाके मिलता है। तो अब उसके नॉर्मल रेंज कितना है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जब ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाएगा तभी डायबिटीज़ कहलाएगी। तो व्हाट इज़ एक्चुअली द नॉर्मल रेंज? तो नॉर्मली हम अगर खाली पेट हैं, यानी अगर हमें 8 घंटे हो गए हैं जब हमने कुछ भी नहीं खाया पिया, पानी के अलावा, पानी पी सकते हैं लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं खाया पिया है, तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 110 मिलीग्राम परसेंट तक होना चाहिए। 110 मिलीग्राम परसेंट यानी 100 ml ब्लड में इसकी मात्रा 110 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। ठीक है, वी कैन से द रेंज इज 70 to 110 मिलीग्राम परसेंट। फिर जब हमने कुछ खा पी लिया तो वो फटाफट से उसका डाइजेशन होके और फिर वो ब्लड में उसकी मात्रा, जो भी हमारा भोज्य पदार्थ है उसमें से जो भी ग्लूकोज कन्वर्ट होके ब्लड में जा रहा है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक जो रीडिंग आएगी उसको हम कहते हैं पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल। पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो होता है लगभग 180 मिलीग्राम तक। ठीक है, 180 मिलीग्राम तक। लेकिन अब साइंटिस्ट ने अब जो नई रिसर्चेस के अनुसार इसका जो नॉर्मल लेवल है वो और कम माना गया है और ये अब आ गया है 160 मिलीग्राम परसेंट तक। ठीक है, तो वी कैन से कि 110 से ऊपर और 160 के अंदर अंदर होना चाहिए। इसके अलावा ये तो बात हो गई कि जब हमें खाना खाए हुए 2 घंटे तक हो, 1.5 घंटा 2 घंटा, या कहीं कहीं पे जब हम लोग ग्लूकोज लैब में, पैथोलॉजी लैब्स में पेशेंट जाता है चेक कराने, तो वहाँ पे ग्लूकोज पीने के बाद में 1 घंटे बाद भी जो रीडिंग ली जाती है वो भी पीपी कहलाती है या पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल कहलाता है। अब मान लीजिए खाना खाए हुए 4 घंटे हो गए या बीच में फिर कुछ उसने खा लिया, कोई फ्रूट खा लिया, चाय पी ली, है ना, तो एक निश्चित रूटीन में तो हम नहीं खा रहे हैं कि हमने बस अभी खाना खाया अब अगले 8 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे। तो सपोज हमें खाना खाए हुए 3-4 घंटे हो गए या सिर्फ हमने चाय और टोस्ट खाया है, ठीक है, और उसमें अभी आधा घंटा हुआ है या उसमें 3 घंटे हुए, तो रैंडमली जो हम किसी भी समय शुगर की जाँच करेंगे वो कहलाएगा रैंडम ब्लड शुगर लेवल। ये तो रैंडम ब्लड शुगर लेवल क्या होना चाहिए? ये होता है लगभग 80 से लेके 120 मिलीग्राम परसेंट तक। तो इस तरह से मैंने आपको 3 रीडिंग्स बता दी कि नॉर्मल रीडिंग्स कितनी हैं। आमतौर पे अगर पेशेंट डायबिटिक है तो रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल की उतनी वैल्यू नहीं होती है और तब हम लोग पीपी या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को ही ध्यान देते हैं। ठीक है, और अगर पेशेंट अगर 40 इयर्स के ऊपर है या कोई भी एक आम आदमी अगर हेल्दी भी है, अगर 40 इयर्स के ऊपर भी है और अगर वो रूटीन जांच करवा रहा है तो उसको फास्टिंग एंड पीपी ब्लड शुगर लेवल्स की जांच ज़रूर करवानी चाहिए। ठीक है, आमतौर पे शुगर की बीमारी अगर है तो बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होंगे।
तो आमतौर पे शुगर की बीमारी एक ऐसी लेटेंट डिजीज़ है, यानी पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, किसी कारण से उसने रूटीन एग्जामिनेशन कराया, कुछ खून की जांचें कराई और उसमें निकल के आया कि इनकी ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं। या सपोज कोई सर्जरी कराने जा रहा है, किसी और बीमारी की वजह से वो कहीं एडमिट हुआ है, डॉक्टर ने उसको कुछ जांचें लिखी हैं, तब उन जांचों के दौरान अगर शुगर की भी जांच हुई है तो पता लग जाएगा कि आपको ब्लड शुगर लेवल हाई है या नॉर्मल है। यानी आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं जिनमें ब्लड शुगर हाई होने की वजह से कोई भी परेशानी नहीं हुई है। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें, यानी उनको क्या परेशानी होती है, तो टिपिकली ये कहा जाता है कि जिनके शुगर लेवल्स हाई हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है, उनको प्यास भी ज़्यादा लगती है, और क्योंकि उनको प्यास ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तो उनका यूरिन आउटपुट भी ज़्यादा होता है, यानी वो यूरिन भी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा मात्रा में उनको पास करनी पड़ती है। ये तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं जो कि कहा तो गया है इनको कि ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकांश रूप से पेशेंट को इनमें से कोई भी लक्षण नहीं हो, ऐसा काफ़ी हद तक संभव है। तो अगर उनको ब्लड शुगर लेवल हाई है और बाद में जब वो गौर करते हैं पुरानी बीमारी हो जाती है, तो ये भी देखा जाता है कि उनको जल्दी थकान होना, उनकी वर्क कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और उनको कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन है बॉडी में तो वो हील होने में ज़्यादा टाइम लगता है। छोटी सी भी चोट लग गई उसमें इन्फेक्शन हो जाने का डर लगता है, चोट हील ज़्यादा टाइम लगता है उसको हील होने में। तो इस तरह से कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जब ये एक शांत सी बीमारी है, इससे कोई परेशानी नहीं है, तो व्हाट्स द हाइप अबाउट ब्लड शुगर, है ना, क्यों इतना इसको ध्यान दिया जाए? तो एक्चुअली जब हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, खून के नलिकाओं के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स हाई होते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स की दीवारों को, उसमें जो सेल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस पैदा करते हैं, और उन ब्लड वेसल्स जो सेल्स हैं उनमें उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, यानी जो चीज़ें ब्लड वेसल के अंदर ही होनी चाहिए वो वहाँ से निकल के टिश्यू में जाने लगती हैं। वो फ्लूइड हो, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो हो, या कभी कभी रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज भी ब्लड वेसल में से निकल के टिश्यू में जाते हैं, यानी माइक्रो हेमरेजेस जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। अब ये जो फाइन ब्लड वेसल्स, बहुत महीन सी जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जहाँ जहाँ भी हैं ऐसी टेंडेंसी कहीं पे भी हो सकती है। यानी डायबिटीज़ की वजह से कहाँ कहाँ पे हमें दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो कॉमनली कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जहाँ पे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जैसे हार्ट, यानी डायबिटीज़ से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको हार्ट प्रॉब्लम होने की आशंका है। उसके रेटिना में प्रॉब्लम हो सकती है, आँख का जो पर्दा होता है उसमें हो सकती है, किडनी में हो सकती है प्रॉब्लम, ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स जाती हैं उनमें हो सकती है, और पैर की नसों में भी हो सकती है, ठीक है। तो अब प्रत्येक जो ऑर्गन है अगर वो डिजीज हो रहा है डायबिटीज़ की वजह से, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इनका भी एक नाम का जिक्र कर लिया जाए। तो अगर हार्ट की ब्लड वेसल्स अगर ऐसे प्रभावित हो रही हैं तो हार्ट डिजीज़ हो सकता है, उनको एंजाइना हो सकता है, उनको एमआई हो सकता है, यानी हार्ट अटैक हो सकता है, माइल्ड या मेजर। अगर रेटिना में कहा जाए तो रेटिनोपैथी, यानी आँख के पर्दे की बीमारी होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। किडनी डिजीजेस हो सकती हैं और इवेंचुअली किडनी फंक्शन प्रभावित हो सकता है। ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, यानी जिसकी वजह से अचानक से उनको पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल जो महीन ब्लड वेसल्स हैं, या तो वो लीक आउट करेगा, वहाँ से ब्लड बाहर जाएगा, यानी टिश्यू में, यानी ब्रेन के ही टिश्यू में वो बाहर ब्लड लीक करेगा, या ये भी हो सकता है कि उनमें कहीं पे ब्लॉकेज हो जाए, तो आगे जहाँ पे ब्लॉकेज हुई उसके आगे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ पे ब्लड की ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो फंक्शनली डेड हो जाएगा, वो एरिया, ब्रेन के अंदर का वो हिस्सा। तो पेशेंट को
पैरालिसिस का सडन अटैक हो सकता है अगर उसको स्ट्रोक होता है तो। पैरों की नसों की बात करें तो उसमें ऑल्टर्ड सेंसेशंस हो सकते हैं, सुन्नपन, नंबनेस, और बहुत एडवांस्ड केसेस में गैंग्रीन भी हो सकता है। और गैंग्रीन एक ऐसी घातक बीमारी है कि अगर गैंग्रीन होने पर भी उचित उपचार नहीं हुआ तो पैर काटने तक की नौबत आ सकती है। अब इन बातों से तो ये साबित होता है कि शुगर एक बहुत ही घातक बीमारी है, लेकिन अच्छाई ये भी है कि हम इन अपने ब्लड शुगर लेवल्स को जितना कंट्रोल में रखेंगे, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताए, ये उतना ही होने की संभावना कम होगी। तो शुगर को कंट्रोल में रखने के 3 तरीके हैं। एक तो हम अपने खान पान को कंट्रोल करें, डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा दवाइयाँ। इन तीनों विधियों में से जो भी हम यूज़ करें अपने शुगर कंट्रोल करने के लिए, उस तरीके को नियमित रूप से ही लागू रखें और अपने शुगर्स को कंट्रोल करें और समय समय पे चेक करवाते रहें, समय समय पे डॉक्टर से मशवरा लेते रहें, है ना। तो शुगर कंट्रोल में रहेगी तो ये देखा गया है कि 10 साल 20 साल तक पुराने ऐसे लोग जिनको 10 साल 20 साल से शुगर है बट स्टिल उनके बॉडी के सारे सिस्टम्स नॉर्मली काम कर रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए हैं। तो इस तरह से हम अपने शुगर को कंट्रोल रखें और अपने हेल्थ को भी बनाए रखें ताकि हमें कोई भी ऐसी डिजीज़ेस ना हो जो कि हमारी बॉडी के किसी भी सिस्टम को, हार्ट को, किडनी को, अन्य चीज़ों को खराब करें। और क्योंकि आज का वीडियो मैं समझती हूँ काफ़ी लंबा हो चुका है, तो डाइट और मेडिसिन्स के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूँगी, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स मैं समय समय पे आपके सामने डिस्कस करती हूँ, इनका बेनिफिट तमाम अन्य लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, नमस्कार।